हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में, जो कि आपकी बीकॉम का एक सब्जेक्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड इन इंडिया। ठीक है कि इंडिया में किस तरह से जो ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो वर्क करता है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया में किस तरह से ये वर्क करता है, क्या फंक्शंस है इसके। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स कमिटी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं IFAC के नाम से, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977। तो सबसे पहले अगर हम IFAC की बात करें तो ये एग्जिस्टेंस में जो आया था वो आया था 1977 में। 1977 में ये सामने आया था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स कमिटी। इट कॉन्स्टिट्यूटेड इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हैं IAPC। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जो भी आपके इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ऑडिटिंग से रिलेटेड प्रैक्टिसेस होती हैं, मीन जो भी अंकेक्षण किए जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का काम किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसको फॉर्म किया गया था। किसको? IFAC को 1977 में एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट करके कमिटी में चेंज कर दिया गया, जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी। ठीक है, ये इसको यहाँ पर बदल करके इसका ये नेम कर दिया गया था बाद में। एंड टू फॉर्मुलेट इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस, और क्या फॉर्मुलेट करने के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? जो भी ऑडिटिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस है, मीन्स कोई भी हम काम जब करते हैं, लाइक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कर रहे हो या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का काम किया जाता है, तो उसके लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बना दी जाती हैं, और उन रूल्स और रेगुलेशन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है। ठीक है, तो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही हो या फिर नेशनल लेवल पे बात हो रही है, उन गाइडलाइंस को जो ऑडिटिंग से रिलेटेड हैं उन्हें फॉलो किया जाता है। तो ये IAPC जो था ये फॉर्मुलेट करता था गाइडलाइंस को, मीन्स गाइडलाइंस को बनाता था और उनको एग्जीक्यूट करता था, ताकि जो भी ऑडिटिंग के काम हैं उनको आसानी से शुद्धता के साथ किया जा सके, मीन्स एक्यूरेसी के साथ उनको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, These guidelines were later on converted into International Standard on Auditing। बाद में क्या हुआ कि ये जो गाइडलाइंस बनाई गई थी, आपकी फॉर्मुलेट की गई थी इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस, इसको बाद में क्या किया गया? कन्वर्ट कर दिया गया। किस फॉर्म में? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के फॉर्म में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ISA। क्लियर हो रही होगी बात आपको, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। पहले जो सबसे पहले आया था एग्जिस्टेंस IFAC, वो 1977 में एग्जिस्टेंस में आया। फिर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया IAPC में। ठीक है, जो कि क्या फॉर्मुलेट करता था? ऑडिटिंग से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस को बनाते थे और उसको अप्लाई किया जाता था इसके द्वारा। ठीक है, बाद में क्या हुआ? इन गाइडलाइंस को कन्वर्ट कर दिया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से रिलेटेड। तो बार बार क्या किया गया है कि कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन की गई, कुछ चेंजेस किए गए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग या चेंजेस के अकॉर्डिंग, और उसको एक नया नाम देते चले गए। है वही चीज़, ठीक है ना। ऑडिटिंग से रिलेटेड यहाँ पर सारे काम किए गए, लेकिन उनको टाइम टू टाइम क्या किया गया? चेंजेस के साथ बदलाव किया गया उसमें, और उसका नाम भी बदलता चला गया। ठीक है, तो फाइनली अगर हम बात करें कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड, तो ये जो आपकी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं या जो कमिटी बनाई गई हैं, ये जो बोर्ड्स बनाए गए हैं, ये इनका काम क्या होता है? ऑडिटिंग से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉर्मुलेट करना, ठीक है, अप्लाई करना, और टाइम टू टाइम चीज़ों को चेक करना कि वो एक्यूरेट काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ओके, थोड़ा सा आगे और देखते हैं इंडिया में क्या क्या रहा। इन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे आप शॉर्ट में ICAI भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड द ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी, शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो APC इन 1982। इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया था, इंस्टीट्यूट ऑफ ICAI, वो ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस की कमिटी के तौर पर उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मीन्स इसी को बदल करके उसी में क्या किया गया? चीज़ों को ऐड किया गया। APC किस ईयर में किया गया? 1982 में, अगर इंडिया की बात करें तो। ठीक है, इंडिया में क्या हुआ कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है ICAI, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया द ऑडिटिंग की प्रैक्टिसेस कमिटी के रूप में 1982 में। ठीक है, एंड इन 2002 द APC हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड।
ठीक है। बाद में 2002 की बात है, ये 2002 में क्या गया, जो ये APC है, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी, उसको क्या किया गया, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड में। ठीक है, जो कि इंडिया में क्या करता है, चीज़ों को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया, AASB जिसे आप बोलते हैं। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्या है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द AASB इज टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया एंड टू डेवलप स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। मेन जो काम था किसका, AASB का, मीन्स ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया जो काम करता था, उनका मेन काम ये था कि जो भी प्रैक्टिस की जा रही है एग्जिस्टेंस में, मीन्स ऑडिटिंग से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जा रहा है, जो भी गाइडलाइंस एग्जिस्टेंस में है उनको टाइम टू टाइम क्या करना था, इनको डेवलप करना था, चेक करना था कि चीज़ें मीन्स आज के टाइम के हिसाब से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो उनको डेवलप करना। साथ में अगर किसी चेंजेस की ज़रूरत है तो उसको रिवाइज़ किया जा सकता है, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो मेन फंक्शन यही है कि जो एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस है उनको इंडिया में चेक करना, किस तरह से वो वर्क कर रही हैं, किस तरह से उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ये काम था किसका, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया। ओके, अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं आगे थोड़ा सा डिटेल में। तो अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया, कि इनका क्या मेन उद्देश्य था, क्या ऐसे इनके काम हैं जो इनके द्वारा किए जाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड एंड आइडेंटिफाई। ठीक है, सो जो भी आपकी ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है यहाँ पर जो भी ऑडिट से रिलेटेड, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का जो काम चल रहा है, जो क्रियाकलाप हो रहा है, जो भी आपके अकाउंटेंट्स हैं या ऑडिटर्स हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, उस टाइम पर जो भी जिस तरीके से प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, जो एग्जिस्टेंस में है, रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, उन एग्जिस्टिंग रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस को चेक करना वर्ल्ड वाइडली, मीन्स कि पूरी दुनिया में किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, जो भी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरह से वर्क कर रहे हैं, और उनको आइडेंटिफाई करना कि वो सही हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सारा किसका काम है, वो रिव्यू करते थे, चेक करते थे कि सर कौन करता है ये सब, जो भी आपका AASB है, चाहे वो इंडिया की बात हो या वर्ल्ड वाइड किसी अदर कंट्री की बात हो रही हो। ठीक है, तो उनका काम क्या होता है, एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को चेक करना एंड आइडेंटिफाई करना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट इज टू फॉर्मुलेट इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। और सबसे पहले कि जो भी स्टैंडर्ड्स इंगेजमेंट का मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड्स को यूज़ में लाया जा रहा है उनको फॉर्मुलेट किस तरह से किया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, हर एक चीज़ की अपनी एक क्वालिटी होती है। ठीक है, चाहे वो कोई सर्विस हो, कोई रूल्स हो, कोई गाइडलाइंस है, कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई प्रोडक्ट है, तो हर एक इंसान की अपनी क्वालिटी होती है। ठीक है, इंसान की होती है, चीज़ों की होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्वालिटी होती है। तो उन क्वालिटीज़ को कंट्रोल करने का काम किसका था, AASB का है। एंड स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग सो दैट दिस मे बी इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, और साथ साथ में वो क्या करते थे, ऑडिटिंग से रिलेटेड जो भी उनके नोट्स होते थे उनको इशू किया जाता था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अगर अथॉरिटी के सामने उनको इशू करना पड़े तो काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट के सामने आसानी से इशू किया जा सके। तो ऐसे स्टेटमेंट्स वो ऑडिटिंग पर निकालते रहते थे। ठीक है, कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगी, क्या स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग होगा जो कि प्रेजेंट किया जा सकता है या इशू किया जा सकता है अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट के सामने। ठीक है, तो ये किसका काम था, AASB का। क्या करना, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको किस तरह से इंगेजमेंट उनकी किस तरीके से हो रही है, स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, और स्टेटमेंट एंड ऑडिटिंग को किस तरह से बनाया जाए कि उसको ज़रूरत पड़ने पर अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल के सामने इशू किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। पॉइंट इज टू असेस देयर रिलेवेंस इन द चेंज्ड कंडीशंस एंड टू अंडरटेक देयर रिवीजन। यहाँ पे रिवीजन है, ठीक है, रिवीजन। ओके, टू असेस देयर रिलेवेंस इन द चेंज्ड कंडीशंस एंड टू अंडरटेक देयर रिवीजन
इफ़ नेसेसरी। अगर उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करते, चीज़ों को पहले तो देखना कि वो रिलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। और कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें भी, अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर कुछ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, मीन्स कुछ रिवीजन करने की ज़रूरत है, मीन्स चीज़ों को वापस से देखने की ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़ने पर अगर उसमें कुछ बदलाव करना है, आवश्यकता है, तो उस बदलाव को किया जा सके। तो मीन्स ओवरऑल जो AASB है वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते थे, चेक करते वो रिलेवेंट है या नहीं, और नहीं है तो उनको रिलेवेंट बनाया जाता था चेंजेस करके, ठीक है, ताकि एक रिलेवेंसी हो उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, लोग आसानी से उसको समझ सकें और अडॉप्ट कर सके हर एक कंट्री। ओके, टू डेवलप गाइडेंस नोट्स ऑन इशू अराइजिंग आउट ऑफ एनी स्टैंडर्ड्स एंड डेवलप गाइडेंस। गाइडेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो क्या करता था, एक दिशा निर्देश प्रदान करता था, दिशा निर्देश प्रदान करते थे, या फिर दिशा निर्देश से रिलेटेड कुछ नोट्स इशू करते थे जो कि स्टैंडर्ड्स, किसी भी स्टैंडर्ड के लिए आवश्यक होता है, तो वो इशू करने में हेल्प करते थे, अराइज करते थे, ठीक है। समझ रहे ना, डेवलप गाइडेंस का यहाँ पे मतलब है कि जो AASB है इंडिया में जो वर्क कर रहा है ये इंस्टीट्यूट, वो गाइडेंस के लिए एक दिशा निर्देश नोट्स को जारी करते थे, ताकि आसानी से जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में जाना जा सके, ठीक है। जो भी इश्यूज़ हैं या बातें हैं उनको आसानी से लोगों के सामने लाया जा सके, और जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उनको यूज़ कर सकें, ठीक है। टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग गाइडेंस नोट्स, गाइडेंस नोट्स मीन्स वही दिशा निर्देश से संबंधित जो भी नोट्स इशू किए जाते थे। टू एसेस देयर रिलेवेंस, और आसानी से उसकी रिलेवेंसी को चेक किया जा सके, एंड इन द चेंजेस ऑफ सर्कमस्टांसेस, और सर्कमस्टांसेस के अनुसार उसमें अगर बदलाव की ज़रूरत है या परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसको कैसे प्रासंगिक बनाया जाएगा, ये भी कौन देखता था, AASB चेक करता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं, एक जैसा कभी कुछ नहीं होता, इसलिए ज़रूरत क्या है, अगर आवश्यकता पड़े तो उनमें चेंजेस लाया जा सके, तो गाइडेंस नोट्स को एसेस करके देखा जा सकता है कि चीज़ें रिलेवेंट हैं या नहीं है। टू फॉर्मुलेट जनरल क्लैरिफिकेशन वेयर नेसेसरी, और हाँ, सामान्य तरीके की बात है तो एक सामान्य स्पष्टता सामने लेकर आता था, जो चीज़ें भी फॉर्मुलेट होती थी, तो जो ऐसे गाइडेंस नोट्स है उसमें क्लैरिटी आती थी, क्लैरिफिकेशन आता था, कि आसानी से चीज़ों को सामान्य तरीके, स्पष्ट तरीके से समझा जा सके, और ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ किया जा सके। तो जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती थी उसको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ पर उसको फॉर्मुलेट किया जाता था। और ये सारा काम करने का जिम्मा किसका है, AASB स्टैंड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो। और इंटरनेशनल पर लेवल पे बात करें तो कौन है, IAASB का काम होता है, ठीक है। तो मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, जो इंडिया में ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड काम कर रहा है उससे रिलेटेड, कि किस तरीके से कब आया, कब क्या हुआ, उसमें किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, और चीज़ों को टाइम टू टाइम बदला गया, और क्या किस तरीके से काम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड, कि पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड जो AASB फर्स्ट है उसका क्या यूज़ है, सेकंड का क्या यूज़ है, थर्ड का क्या यूज़ है, इस तरीके से, ठीक है। तो उस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस वीडियो को मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया हो, अच्छे से समझा पाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।